हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस संगठन ने भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जल संग्रहण या जल ग्रहण क्षेत्रों में हिमनदी झीलों के विस्तार पर उपग्रह डेटा आधारित विश्लेषण जारी किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह का डाटा या इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सर आपने सेम वीडियो कैसे बना दी। देखिए, डेली ही आपको आप मेरी लगभग जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है इस महीने की, आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह का डाटा जो है, चाहे वो हिंदू अखबार हो, इंडिया टुडे हो या कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन पत्रिका हो, वहां से क्वेश्चनों को लिया जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर या एनडीएमए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इसरो। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हिमनदी झीलों के विस्तार एवं एक उपग्रह डेटा आधारित विश्लेषण जारी किया है। झीलों के महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाने के लिए 1984 से 2023 तक दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी का प्रयोग किया गया है। इसरो के अनुसार 2016-17 में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 झीलों में से 676 का 1984 के बाद काफी विस्तार हुआ है। ठीक है, 1984 के बाद हिमनद झील विस्फोट बाढ़, जिसको हम जीएलओएफ के जोखिमों में ऐसी झीलों के निचले हिस्से के बुनियादी ढांचे और बस्तियों पर अनेक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा इमेजनरी चित्र क्यों आई है? आपने देखा होगा उत्तराखंड के जोशी मठ में दरार आ गई थी और बाद में ये कहा गया कि यहां पर ओएनजीसी प्लांट बना रहा है, इसलिए दरार आ रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसरो को एक काम दिया और इसरो से पूछा कि जरा आप बताइए कि इस तरह का प्रोग्राम की वजह क्या है। तो उसमें यह भी देखा गया है कि कहीं पर अगर झीलों का संग्रहण नहीं किया जा रहा है तो वहां पर भी दरार आ रही है पानी सूखने की वजह से। तो यह भी एक बड़ा कारण था जो कि इसरो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा विच कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू लिफ्टिंग द व्हीकल इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा देश आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वाहनों के आयात पर रोक लगा रखी थी उस देश ने, वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा क्यों कर रहा था? श्रीलंका नहीं चाह रहा था कि जैसे इंडियन कंपनी है, टाटा है या आपका हमारी इंडिया की बहुत अच्छी कंपनियां महिंद्रा है, तो हमारी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रीलंका में, अभी आपने देखा होगा भुखमरी जैसे हालात आ गए थे, तो यदि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि ये अपने यहां नहीं लागू करते तो इनको यहां पर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो इसलिए श्रीलंका, आपने देखा होगा ये श्रीलंका की शेप है और ये श्रीलंका भारत के तमिलनाडु, भारत जहां पर खत्म होता है, भारत का जो नीचे का हिस्सा है ये जहां पर इसके नीचे ये जो है श्रीलंका है। श्रीलंका संभावित रूप से 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। 2022 में आर्थिक उथल पुथल आई थी वहां पर, उसके जवाब में लागू यह कदम आईएमएफ के राजस्व लक्ष्यों को अनुरूप है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में $800 मिलियन का दबाव पड़ सकता है। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण है। गंभीर आर्थिक मंदी के बावजूद श्रीलंका रुपया स्थिर हो रहा है, जो इसके मूल्य में सकारात्मक विकास का संकेत है। देखिए, भारत ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। देखिए, भारत भुखमरी हो या कैसे भी हालात हो, भारत हमेशा सबकी हेल्प करता है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली पास द लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप। आप यदि लड़के हैं तो लड़की से प्रेम कर सकते हैं, लड़की हैं तो लड़की से प्रेम कर सकते हैं। किस देश की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है? देखिए, भारत में तो समलैंगिक को जो है अभी कानूनी रूप मिल चुकी है, लेकिन जो भी आप, जैसा कि आपको पता है, मोमनन देश जितने भी होते हैं इस्लामिक कंट्री, वहां पर इनका जो है पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो किस देश की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया? देखिए, ये बनाया है इराक ने। इराक ने साफ साफ कह दिया है कि जो है इस तरह का काम, इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने का एक नया कानून बनाया है, जिसमें ऐसे कृत्यों के लिए 15 साल तक की जेल के सजा का प्रावधान है। समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने पर कम से कम 7 साल की सजा होगी। इसके अतिरिक्त किसी के जैविक लिंग को बदलना और स्तैण तरीके से कपड़े पहनने, मान लीजिए आप पुरुष और महिला कपड़े पहनने और महिलाएं पुरुष कपड़े पहनने हैं, तो 1 से 3 साल की वहां पर आपको जेल हो जाएगी। ठीक इराक में, इराक आप देख रहे होंगे, ये जो है इराक का बॉर्डर है जो कि सीरिया के बिल्कुल नीचे ही है ना। ये इराक थोड़ा, अगर आप इंडियन मैप को देखेंगे
तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाई है। शिया मुस्लिम पार्टियों के समर्थन दिया है इसका, जिसका उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना और इराकी समाज का नैतिक पतन होने से बचाना है। ठीक, तो ये काफी इंपोर्टेंट था इराक के बारे में। हाल ही में ब्रू संप्रदाय ने पहली बार किस राज्य में मतदाता के रूप में, देखिए वहां का एक ट्राइबल एरिया है और वो आपने देखा भी होगा, होका मारा टाइप में डांस करते हैं वो लोग। तो ब्रू संप्रदाय ने इन्होंने पहली बार वोटिंग दी है, तो ये वोट इनकी वोटर लिस्ट में इनका नाम चढ़ा है और ऐसा राज्य है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा ने ऐसा पहली बार किया है। अब से पहले देखिए त्रिपुरा कहां पड़ता है, यदि आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश से छोटा सा लगा हुआ जो हिस्सा है ये हमारा आ जाता है त्रिपुरा का। देखिए जब त्रिपुरा की बात आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरा उन 7 सिस्टर्स में आता है जो हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं। ठीक है, इसको जो है इसको कोकनेक कहते हैं। कोकनेक वो लगभग 60 किलोमीटर का एरिया है जिसको चीन यहां से तोड़ना चाहता है भारत को। इसके इधर ये 7 हमारे राज्य पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको चीन यहां से तोड़ना चाहता है भारत को, ताकि इधर का संपर्क टूट जाए। लेकिन भारत ने बांग्लादेश में से भी सड़क परियोजना पर काम चल रहा है ताकि यहां से रोक भी दे तो हम बांग्लादेश से होकर अपने दूसरे हिस्से में जा सकें। 2024 में पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी ब्रू संप्रदाय पहली बार त्रिपुरा के लोकसभा चुनावों में मतदान किया। मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहने वाले उन्हें संप्रदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। जातीय रूप से इंडो मंगोलाइड और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह से संबंधित है। यह ऐतिहासिक विकास उनके सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव पर एक मील का पत्थर साबित होगा यदि ये लोग वहां पर वोट देंगे। अगला क्वेश्चन है, वी श्रीनिवास प्रसाद जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से थे। देखिए वी श्रीनिवास प्रसाद के बारे में बात चलती है तो वो थे राजनीतिज्ञ। राजनीति की बात आती है तो प्रमुख भाजपा नेता थे पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद। बेंगलोर में उम्र संबंधी बीमारी के कारण 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूल रूप से पहले वो कांग्रेस में थे। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे 2018 में। ओल्ड मैसूर के दलित नेता थे। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था उन्होंने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थन दिया था, आप समझ रहे हैं। तो उनका राजनीतिक करियर 50 साल का रहा। इसमें 14 से 8 चुनाव जीते, मतलब 14 बार चुनाव लड़े और 8 बार वो जीते भी। प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक राजस्व मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभाव इन्वर्टर के लिए पेटेंट मिला है। देखिए इन्वर्टर को पेटेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये दिया गया है आईआईटी पटना। पटना वही भूमि है जो सबसे ज्यादा देश में आईएएस पीसीएस जो है देती है। मेहनती जो है बिहार के लोग होते हैं। सम्राट अशोक हो या आपका चाणक्य हो या आपके महर्षि वाल्मीकि हो, सब जो है बिहार से बिलोंग करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आईआईटी जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है। वजन 80% कम हो जाता है इससे, मतलब इन्वर्टर बैटरी अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर और बैटरी साथ में जुड़ा हुआ होता है। 5 युवा वैज्ञानिकों ने ऐसा डिजाइन तैयार किया है। ए ठाकुर द्वारा निर्देशित इसे बेहतर बैटरी जीवन के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वादा करता है। पेटेंट 20 वर्षों के लिए आईआईटी का कॉपीराइट सुनिश्चित करता है। इससे अगले महीने के व्यावसायिक उपयोग में ये बनना शुरू हो जाएगा पूरे देश में। हाल ही में भारतीय सेना और पुनित बालन समूह किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये पार्क बन रहा है पुणे में। बात जब पुणे की आती है तो डिटेल देखते हैं हम। भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने पुणे के उद्घाटन संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने 2047 तक भारत की प्रगति के लिए नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों को जोड़ देते हुए समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय संविधान के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है और मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है। इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, और देखिए हाल ही में खबरों में रहा एंट्रेस क्या है। देखिए एंट्रेस क्या है। एंट्रेस एक सबमरीन है, एआई टूल है, रेड सुपरजाइंट स्टार है या इनमेंस प्लांट है। तो देखिए ये लाल महादानव तारा है। सुपर, जब कोई तारा टूटने वाला होता है तो उसको महादानव या सुपर जाइंट स्टार उसको कहते हैं। देखिए उसमें से इस तरह से आग निकलनी शुरू हो जाती है जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं। तारा टूटने से पहले इसी को रेड जाइंट कहते हैं, रेड जाइंट। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने स्कॉर्पियस तारामंडल में एक विशाल लाल सुपर जाइंट स्टार एंट्रस को सामने से गुजरते हुए चंद्रमा को रिकॉर्ड किया है। देखिए चंद्रमा ये दिख रहा है
और आप देख सकते हैं किस तरह से गुजर रहा है। सूर्य से लगभग 10,000 गुना अधिक चमकीला, इसका व्यास 7,000 गुना और 6,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अपने आकार के बावजूद एंट्रस का घनत्व और तापमान कम है, लगभग 6100 फ़ारेनहाइट, लगभग 3,400 डिग्री सेल्सियस, जो इसे सुर्ख रंग देता है। लाल महादानव बड़े ठंडे तारे हैं जो अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। अत्यधिक चमकदार लेकिन कम सतह के तापमान वाले ये तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मतलब सैट जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं हम जिसको, तो उसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीरा स्वरूप भटनागर को, धीरज भटनागर को, दिनेश कुमार को या जेपी देवधर को? तो देखिए दिनेश कुमार जी को यहाँ पर जो हमने सैट का न्यायीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया है। डिटेल देखते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार को दिसंबर 2023 में न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के बाद छोड़ी गई 4 महीने की रिक्ति को भरने के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सैट सेबी अधिनियम में 1992 के तहत एक स्वायत्त निकाय है। सेबी पीआरडीए और आईआरडीआई जैसे वित्तीय नियामकों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनाता है, जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों के बाहर अपीलीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। देखिए सैट जो है सेबी अधिनियम को देखता है, आप इस बात को ध्यान रखें। जो भी हम पैसा जमा करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी जांच के लिए अलग से सरकार ने एक विभाग बनाया है, तो काफी चर्चाओं में ही रहा है। आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका उत्तर था दिनेश कुमार, जो कि अभी अभी नए बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेड कोलंबस, है ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, ये तो आपको पता होगा। रेड कोलंबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई, किस संगठन की एक पहल है? IUCN, WMO, WHO, WF। देखिए IUCN की पहल है। IUCN वही है जो विलुप्त प्राय प्रजाति जीवों का डाटा जो है अपने पास रखती है। एक नए अध्याय में लाल कोलंबस उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण की कुंजी के लिए रूप में उजागर किया है। पूरे अफ्रीका में संकटग्रस्त वे महत्वपूर्ण जैव विविधता संकेत हैं और वैश्विक स्तर पर 2 प्रमुख सीमियन समूह में से एक है। शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। आधे से अधिक लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। लुप्तप्राय देखिए क्या है? देखिए लीस्ट कंसर्न का मतलब है जो लगभग खत्म होने को है लेकिन अभी बचे हुए हैं। थ्रेटन्ड का मतलब वो कैटेगरी आती है जो लगभग अब जो है बिल्कुल खत्म होने को, और एक्सटिंक्ट का मतलब है ये बिल्कुल इस प्रजाति के 100 से भी कम जीव बचे हैं, वो एक्सटिंक्ट प्रजाति में आती हैं। तो IUCN इन 3 भागों में और रेड डाटा बुक में चढ़ाता है जीवों को। सपोज करिए अगर मैं बात करूं भारत के गिद्ध की, तो भारत का जो गिद्ध है वो आता है थ्रेटन्ड कैटेगरी में। थ्रेटन्ड का मतलब है जो हम गाय भैंसों को दूध निकालने के जो हम इंजेक्शन लगाते थे, है ना, पेंसिलिन टाइप में इंजेक्शन आता था, वो इंसुलिन आपने सुना भी होगा। तो वो पेंसिलिन इंसुलिन का एक प्रकार है, वो जो है नसों जो जब वो जीव मर जाता था तो उसकी वजह से उसको बहुत काफी प्रॉब्लम होती थी उसको खाने वाले को। तो गिद्धों की प्रजाति निमट ली और ये इनडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई, इसको हम EN कहते हैं, तो थ्रेटन्ड में आएगा ये। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय से सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।